Dr. Kumar Jain, Assistant Professor, Government Law College, बीकानेर। कंपनी लॉ में पूर्व का जो वीडियो था उसमें एक इंट्रोडक्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का स्टार्ट किया। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, दैट इज सीमा नियम तथा अंतर नियमों की आणविक सूचना। एक एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। यदि इसे समझाया जाए तो यह क्या कहता है? प्रत्येक कंपनी के निगमन यानी कि इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार उसके सीमा नियम तथा अंतर नियमों का कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये दोनों दस्तावेज अतः डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि लोक दस्तावेज माने जाते हैं और इनका निर्धारित शुल्क जमा कराने पर वह आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक, अब आगे कंटिन्यू। यह बात कहाँ कही गई? धारा 399 जो नया अधिनियम। स्टार्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट इट विद इट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 398 के अनुसार ऐसे सभी आवेदन, दस्तावेज तथा निरीक्षण प्रपत्र आदि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए गए हों विनिहित तरीके से रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। 398 का 2 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए गए दस्तावेज के रख रखाव हेतु केंद्रीय सरकार निश्चित सूचना तैयार करके उसे अधिसूचित कर सकेगी। इस प्रकार से यदि जन साधारण द्वारा इन दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि दैट इज सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है। और यदि ऐसा क्यों हो, मतलब वो क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कंपनी से संव्यवहार करने के इच्छुक व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वह स्वयं को कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध इन प्रलेखों के प्रावधानों से भली भांति अवगत करा लें तथा उनका अर्थ ठीक तरह से समझ लें। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ संव्यवहार करते हैं उनके साथ विधि की उपधारणा यह रहती है, दिस इज द प्रिजम्पशन, कि उन्होंने कंपनी के उक्त दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन कर लिया है एवं ठीक से समझ लिया है। यह इससे क्या हुआ? प्रलेखों का रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उन्हें कंपनी विधि के अंतर्गत आणविक सूचना माना जाएगा। अतः यह कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। और इसमें जो केस है, मतलब इतना लिखने के बाद लेट्स स्टार्ट विद द केस, दैट इज कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राम मूर्ति, AIR 1934 का यह मामला है। Let's understand in English. The doctrine of constructive notice of memorandum and articles. Notice means knowledge. A person may have actual knowledge or may deem to have knowledge from certain circumstances. Where a person is deemed to have knowledge, he is said to have constructive notice. And when you look upon
this Articles of Association, what does it say? The registration acts as notice to those who deal with the contents of the registered document, such as the memorandum, article, and charges require compulsory registration under the Companies Act. And these documents, when registered, become the public documents and they can be inspected by one on payment of nominal fee. Every person dealing with the company is deemed to have constructive notice of the contents of these documents. And what will happen? An outsider dealing with a company is presumed to have read the contents of the registered documents of a company. The further presumption is that he has understood them in the proper sense, and this is known as the rule of constructive notice. So constructive notice, where it is going to be favorable, it is a presumption operating in a favor of the company against the outsider. The doctrine of constructive notice prevents the outsider for alleging that he did not know that the constitution of the company rendered a particular act or a particular delegation of authority ultra vires. इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यह किसके लिए फायदेमंद है? यह कंपनी के लिए फायदेमंद है, और जो आउटसाइडर है यानी कि जो बाहरी व्यक्ति है उसको यह समझना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किसी कंपनी में यदि वो पैसा लगाता है। लेकिन अब इसके साथ एक शॉर्ट नोट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट इसके साथ है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यह जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, वह कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक तरह से क्या हो गया? अपवाद। तो इसको स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले आज इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि अपवाद के रूप में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है किसका? आणविक सूचना का। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम सार्वजनिक दस्तावेज बन जाते हैं तथा कोई भी व्यक्ति इन्हें नियमानुसार देख सकता है और इनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है। परंतु उसका जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसका क्या अपवाद है? वह है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वह है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉइंड 1856. This is a very, very important case. The Royal British Bank versus Turcoing was the most famous, the leading case in the doctrine of indoor management. Let's start. The directors of a company had issued a bond to Turcoing. They had the power under the articles to issue such bond provided they were authorized by resolution passed by the shareholders at a general meeting of the company. No such resolution was passed by the company. It has been held that Turcoing could recover the amount of the bond from the company on the ground that he was entitled to assume that the resolution had been passed. क्योंकि उसे क्या समझ में आया कि कहीं रेजोल्यूशन पास भी हुआ या नहीं हुआ, उसने तो पैसे लगा दिए। तो अगर इसको थोड़ा सा समझें तो क्या था इस मामले में? यह था कि प्रत्यर्थी कंपनी ने वादी टर्कॉइंड से कुछ धन राशि ऋण के रूप में ली तथा इसके लिए कंपनी के निदेशकों ने ऋण पत्र जारी किया।
कंपनी के अंतर नियमों में यह उपबंधित था कि कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होने पर निदेशक समय समय पर बंद पत्रों पर ऋण ले सकते थे, परंतु इस मामले में कंपनी द्वारा इस आशय का प्रस्ताव किसी भी समय पारित नहीं किया गया था। अतः उन्होंने वादी टर्कॉइंड के बिना कंपनी के प्रस्ताव पारित किए ही ऋण लिया था। ऋण की अदायगी के लिए टर्कॉइंड ने कंपनी के विरुद्ध वाद संसित किया और तर्क प्रस्तुत किया कि कंपनी को ऋण यही समझकर दिया गया था कि कंपनी ने इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव पारित कर लिया होगा। तब न्यायालय ने किसका फेवर किया? टर्कॉइंड का। कंपनी उक्त ऋण के लिए बाध्य थी, क्योंकि यदि निदेशकों द्वारा ऋण पत्र जारी किया जाता है तो वादी द्वारा यह समझ लेना उचित है कि कंपनी ने आवश्यक प्रस्ताव अवश्य ही पारित करा लिया होगा। अतः वादी को इस बात से आश्वस्त हो जाना पर्याप्त होगा कि निदेशक किसी प्रस्ताव द्वारा ऋण ले सकते हैं, और न्यायालय ने कंपनी का यह तर्क कि टर्कॉइंड को इस संबंध में आणविक सूचना थी नामंजूर कर दिया। इस प्रकार से कंस्ट्रक्टिव नोटिस का आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक तरह से क्या हुआ? अपवाद। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि एक और चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अपवाद, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद। यानी कि वापस अपन बैक में आ गए। पहले अपन ने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपवाद है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के फिर अपवाद है, यानी कि मेन प्रिंसिपल, उसका अपवाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फिर उसके भी अपवाद। तो यदि इसके अपवाद देखे जाएं, कंपनी के अंतर नियमों से संबंधित आंतरिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वह काफी पुराना हो चुका है। अतः वर्तमान में ये जो सिद्धांत है उसमें निम्नलिखित अपवाद लागू किए जा सकते हैं। The exceptions to the doctrine of indoor management are as under। और देखिए, एक एक पॉइंट और एक एक केस। अनियमितता की जानकारी, यदि कंपनी से समव्यवहार करने वाले बाहरी पक्षकार को कंपनी के अतिरिक्त प्रबंध में अनियमितता या गड़बड़ी की जानकारी हो तो इस सिद्धांत के अंतर्गत वह कंपनी के विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा। केस का नाम है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी। In English, knowledge of irregularity. A person who deals with a company has the knowledge of irregularity regarding the internal management of the company cannot claim benefit under the rule indoor management. अब जो सेकंड अपवाद है वह है जालसाजी यानी कि फॉर्जरी। यदि इसको देखा जाए तो ये क्या है? विधि का ये सामान्य नियम है कि कूट रचना या जालसाजी जो दस्तावेज को विधिक दृष्टि से शून्य प्रभावी बना देती है। अर्थात जालसाजी युक्त जो दस्तावेज है से किसी प्रकार का वैधानिक हक उत्पन्न नहीं हो सकता है। और जो इसका इंपॉर्टेंट केस है वो है
Rubain versus Great Bengal Consolidated. The Turcoing rule, the forgery, is perhaps not applicable to the transaction of a company in which forgery of signatures is involved. The rule applies to irregularities but not to illegalities. A company is not held liable for forgeries committed by its officers. नेक्स्ट, जो इसका इम्पॉर्टेंट अपवाद है, यहाँ मैं रिपीट कर दूं, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद। नेक्स्ट है अंतर नियमों की विषय वस्तु के विषय में अनभिज्ञता। रिपीट अगेन, इग्नोरेंस ऑफ आर्टिकल्स। और जो केस है वो क्या है? लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स वर्सेस जेके जूट मिल्स कंपनी। इस मामले में जी नामक एक व्यक्ति कंपनी का निदेशक था। कंपनी के कुछ प्रबंध अभिकर्ता भी थे तथा जी इनका निदेशक था। अंतर नियमों के अनुसार निदेशकों को कंपनी के प्रयोजनों के लिए ऋण लेने के लिए अधिकृत किया गया था। जी ने वादियों से ऋण लिया, परंतु कंपनी ने इस ऋण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उक्त ऋण उस पर बंधनकारी नहीं था। कंपनी का तर्क था कि निदेशक मंडल ने किसी भी प्रस्ताव द्वारा अपने अधिकार जी नामक निदेशक को प्रत्यायोजित नहीं किए थे और ना ही ऋण लेने का अधिकार दिया था। अतः जी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए कंपनी दायी नहीं ठहराई जा सकती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंतर नियमों की विषय वस्तु के बारे में अनभिज्ञता के कारण वादी को जो हानि हुई उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था तथा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं थी। और लास्ट है, ऐसे कृत्य जो प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हों। केस का नाम है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दीनशाह एंड कंपनी, लैक ऑफ अथॉरिटी। यदि कंपनी के किसी अधिकारी का कार्य इस प्रकार का है जो साधारणतः उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वादी केवल इस आधार पर सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है कि अंतर नियमों में ऐसी अधिकार शक्ति उस अधिकारी को प्रदान की जा सकती है। In other words, where the act is beyond the authority of the concerned officer, the company will not be bound and the rule of indoor management cannot apply. आनंद बिहारी वाला जो केस था उसमें क्या था? The plaintiff accepted the transfer of the company's property from its accountant. Accountant यानी कि लेखापाल से. Since such transaction was beyond the scope of authority of the accountant, the transfer was held void. क्यों? क्योंकि लेखापाल के अधिकार क्षेत्र के बाहर की यह बात है। कंपनी की संपत्ति का अंतरण एक लेखापाल कभी कर सकता है? नहीं, ये तो अंदाजा लगा सकता है। इसलिए ऐसा जो अंतरण किया गया वह शून्य प्रभावी है। इस प्रकार से आज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो कंपनी के अंतर नियम है वह चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक एक चीज समझाने की कोशिश की है, ध्यान से समझें। टेक केयर एंड बी सेफ एट